गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है एनएचपीसी के एग्जाम्स आ चुके हैं, तो उसी सीरीज में हम एनएचपीसी टॉपर्स के इंटरव्यूज लेकर आए हैं। आज हमारे साथ पहले गेस्ट रहेंगे, एनएचपीसी में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं सुभाष पटेल जी। बहुत बहुत बधाई हो सुभाष जी आपको आपकी जॉब के लिए। थैंक यू सर। सबसे पहले हम आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, थोड़ा बेसिक एजुकेशन आपके बारे में जानना चाहेंगे, क्या रही है, कहाँ से रही है। सर मेरा नाम सुभाष पटेल है। मैं अंबेडकर नगर का रहने वाला हूँ। मेरा गांव भरतुआ है। सर मैंने 2015 में तथागत गौतम बुद्ध गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक श्रावस्ती में एडमिशन लिया। मेरा कॉलेज सर 2018 में वही सर जून या जुलाई में ख़त्म हो गया था। उसके बाद कॉलेज के पढ़ाई के दौरान बाद से लेकर तैयारी का प्रिपरेशन कब शुरू किया आपने। सर तैयारी तो कॉलेज के बाद ही शुरू हुई, क्योंकि कॉलेज में बस सिलेबस था, ये पढ़ना है वो पढ़ना है। पहले ये भी डर था कि यार बैक लग जाते हैं पेपर में, बैक ना लगे। सबसे बड़ी दिक्कत कॉलेज में था कि कहीं कोई बैक सब्जेक्ट में बैक ना आ जाए। सीनियरों ने तो ऐसा माहौल बना के रखा था। तैयारी तो मैंने कॉलेज के बाद ही शुरू की। तो कहाँ से शुरू किया, कहाँ से आपने कंपटीशन लेवल चालू किया। सर जब मेरा 2018 में कॉलेज समाप्त हो गया तो मैंने इलाहाबाद में एक्सीलेंट विजन से कोचिंग किया था। कोचिंग का नाम पहली बार कहाँ सुना आपने, एक्सीलेंट विजन के बारे में। सर एक्सीलेंट विजन का हमारे कुछ सीनियर थे जो पहले से ही एक्सीलेंट विजन में तैयारी कर रहे थे, तो वो हमारे गांव के पास के ही थे। तो उन्हीं लोग के माध्यम से हमने इसके नाम बारे में सुना था। और फेसबुक पे भी कई बार मैंने देखा था, यूट्यूब पे भी इनकी वीडियो चलती रहती थी। तो उसी के माध्यम से मुझे इनकी जानकारी मिली। 2018 से लेकर 2023 तक जो तैयारी का आपका एक जोन था 5 साल का, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, कैसे टैकल किया आपने, क्या क्या डिसअपॉइंटेड, मतलब किस किस एग्जाम में आपने अटेम्प्ट किए लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए, फाइनली एनएचपीसी तक का सफर कैसा रहा। सर जब 2018 में हमने तैयारी शुरू की तो पहले तो 1 साल 1.5 साल तक क्लासेस चलती रही। तो क्लास जाना आना, बस रिवीजन नहीं हो पाता था, उतना अच्छा तैयारी नहीं हो पाती थी। तो सबसे पहले मैंने अपना एग्जाम दिया था यूपीपीसीएल जेई का। तो यूपीपीसीएल जेई में सर कुछ अच्छे नंबर आए नहीं। तो उसका कारण था कि नानटेक सही नहीं हो पाया मेरा, क्योंकि मुझे पहले ये लग रहा था कि मैं टेक्निकल के ही भरोसे मैंने अपना एग्जाम निकाल ले जाऊंगा। लेकिन जब मैंने पीसीएल दिया 2019 में तो मुझे ये लगा कि नहीं, टेक्निकल से ही एग्जाम नहीं निकलने वाले हैं। फिर यानी अगर सिलेक्शन चाहिए तो गाड़ी के दोनों पहियों को एक साथ लेकर चलना है। हाँ, अगर सिलेक्शन चाहिए सर तो गाड़ी के दोनों पहिए बराबर चलने चाहिए। अगर नहीं चल रहे हैं तो आपका काफी टाइम लग जाएगा हमारी तरह। 2019 में यूपीपीसीएल के एग्जाम के बाद अगला कौन सा एग्जाम आपने अटेम्प्ट किया था। सर बीच बीच में मैंने नानटेक के भी एग्जाम दे रहा था मैं। सर जैसे ईपीपी का आता था पुलिस का, मैंने इसके भी दिए थे। रेलवे एनटीपीसी का पीसी का आया था, उसका दिया था। रेलवे जेई का आया था, उसका भी दिया था। तो सर ऐसे था कि फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो दिक्कत आ रही थी भी। और ऐसा नहीं था कि हो नहीं रहा था मेरा एग्जाम में, हो तो रहा था लेकिन फाइनल नहीं हो पा रहा था पेपर में। कितने नंबर से लगभग चूक रहे थे आप। सर पहली बार मुझे जब पीसीएल में मेरा नहीं हुआ था, मैं लगभग 3 या 4 नंबर अगर होते और मुझे लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाता, लेकिन नहीं हो पाया। सर जो ईपीपी का मैंने दिया था तो उसमें मेरी हाइट ही नहीं थी। अभी भी तो मेरी हाइट नहीं है उतनी कि मैं ईपीपी में जा सकूं। और सर रेलवे का था, रेलवे में मेरा नानटेक वही बोल रहे हैं, तो सर नानटेक सही नहीं था तो रेलवे का प्री ही नहीं निकला था मेरा। तैयारी के दौरान मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। सर तैयारी के दौरान मेजर सब्जेक्ट तो यही है सर। अगर आपका बेसिक अच्छे से है, आपको बेसिक तो आना ही चाहिए। अगर बेसिक नहीं आ रहा है तो आप मशीन नहीं पढ़ पाएंगे। ना बिना बेसिक के मतलब आप ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ पाएंगे। मतलब बेसिक 3 ही 4 सब्जेक्ट हैं सर। बेसिक हो गया, मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया, और क्या नाम है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, और कंट्रोल सिस्टम हो गया। अगर ये 5 सब्जेक्ट आपका कमांड है तो लगभग ये मान चलिए आपका 80 से 90% पेपर आपका कवर हो जाएगा। 80 अब से कुछ सब्जेक्ट 90% तक। नया
हाँ सर, अब कुछ पेपर नए आ गए, कुछ सिलेबस में नए आ गए, जैसे पीएलसी आ गया, स्काडा आ गया है। ये किसी-किसी एग्ज़ाम में पूछ रहा है बस। जैसे ये अभी तक यूपीपीसीएल में ही पूछा है। बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हैं, उन सब में ये सब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो एनएचपीसी के बारे में पहली बार कब सुना आपने? जब वैकेंसी आई उसके पहले भी जानते थे कि एनएचपीसी में जेईई का सिलेक्शन होता है? नहीं सर, जब 2022 में पहली बार वैकेंसी आई थी, तभी इसके बारे में सुना था। उससे पहले तो मैंने इसके बारे में नहीं सुना था, बस सुना था कि कुछ हाइड्रो प्लांट करके होता है। लेकिन ये नहीं पता था कि कैसे इस पे वैकेंसी होती है, कैसे इसमें सिलेक्शन होता है। क्या उसकी जर्नी क्या रही? तैयारी जब सर आपने सुना कि एनएचपीसी आ गए तो उसका सिलेबस कब देखा आपने? तैयारी कैसे की? उसका क्या सीन रहा आपका? सर जब 2022 में इसका नोटिफिकेशन आया था, तो यही हुआ, कोचिंग से बात मैंने की सर से। तो सर ने बोला कि क्या नाम है, जो सिलेबस है सब सेम ही है, कुछ एक्स्ट्रा आने वाला नहीं है। तो पहले सर 2022 में इसमें सिविल सिविल और मैकेनिकल के 20-20 क्वेश्चन आते थे। तो मेरे नंबर अच्छे आ नहीं पाए थे। 135 तक ही मैं स्कोर कर पाया था, 135-36 नंबर। तो उस बार मेरा हो नहीं पाया था। फिर उसके बाद? सर उसके बाद फिर मैंने रेलवे का फिर से दिया, कहीं हो नहीं रहा था। तो ग्रुप डी में मेरा हो गया था। तो मैंने एक्सटेंशन ले रखी थी, ज्वाइन नहीं किया था मैंने। उसी बीच से क्या नाम है, एनएचपीसी की दोबारा वैकेंसी आ गई। तो सर मैंने एक बार पेपर दिया था, तो मुझे इसका पैटर्न पता था। लेकिन ये नहीं पता था कि अब की बार ये क्या नाम है, सिविल और मैकेनिकल नहीं आएंगे। अ, हुआ यही कि सिविल और मैकेनिकल नहीं आए, तो मेरे लिए अच्छा हो गया सर। मैंने अच्छे टेक्निकल में स्कोर कर लिए, और नॉन टेक में भी काफी अच्छा रहा मेरा, तो फाइनली सिलेक्शन हो गया। तो एग्जाम होने से लेकर ज्वाइनिंग तक लगभग कितना समय लगता है? सर 2022 में तो बड़ा कम समय लगा था। लेकिन जब हम लोगों ने दिए थे तो लगभग 6 महीने लग गया था ज्वाइनिंग में, क्योंकि फॉर्म तो फिलअप करा लिया उन्होंने, एग्जाम भी करवा ली। बस ये लोग पिछली बार तो जब हुआ था 2022 में, तो उन्होंने रिजल्ट आंसर की आने के लगभग 1 महीने बाद दे दिया था। लेकिन हम लोग का सर लगभग इन्होंने रिजल्ट, हमारा रिजल्ट 26 अक्टूबर को आया, और पेपर शायद जून में हुआ था मेरा। काफी लेट हो गया था। 26 अक्टूबर को आया और 30 अक्टूबर से ज्वाइनिंग थी। तो कहाँ-कहाँ पे जॉइनिंग होती है इसके? और कितना, क्या लोकेशन रहते हैं इसके एनएचपीसी के? सर एनएचपीसी के ज्यादातर लोकेशन तो सर पहाड़ों में है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया। जो हाइड्रो पावर प्लांट है सर, पहाड़ों में ही है। एनएचपीसी सर सौर ऊर्जा में भी काम करती है। सौर ऊर्जा से अपने यहाँ झांसी में है, बुंदेलखंड में, हुँ। तमिलनाडु में है, गुजरात में है, कुछ महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है। यहाँ पे सर होती है पोस्टिंग। लेकिन जहाँ तक हमने देखा, जो नए जिनका नया जो ज्वाइनिंग होता है, उनका पहले हाइड्रो में ही होता है। तो तो हमारी पहले तरफ खूबसूरत वादियों के ज्वाइनिंग, बीच में उन्हें भेजा जाता है। हाँ हाँ, हाँ सर, वादियाँ तो खूबसूरत है यहाँ की। तो क्या कितना टाइम मिलता है घूमने के लिए जॉब के दौरान? सर जॉब के दौरान अगर मेरी सर ऑफिस की ड्यूटी है, वही 9:30 से 5 की। जिनका साइट पे रहता है सर, मेरी पोस्टिंग हुई है प्रोजेक्ट पे। अभी मेरा स्टेशन बन रहा है, तो हमारे यहाँ पे नाइट शिफ्ट नहीं चल रही है। अच्छा। जब नाइट शिफ्ट चलती है सर, थोड़ा दिक्कत होता है। अभी तो हमारे यहाँ डे शिफ्ट ही है, तो 9:30 से 5 की ड्यूटी रहती है मेरी। नॉर्मल ड्यूटी। हाँ, नॉर्मल ड्यूटी। तो सेंट्रल में अभी आप हैं, तो स्टेट में आने की इच्छा है आपकी? हाँ सर, पहले तो ये था कि नौकरी मिल जाए कहीं से। हुँ। जब नौकरी मिली तो पता चला नहीं यार, नौकरी जरूरी नहीं है, घर परिवार भी जरूरी है। तो मन करता है कि कहीं ऐसा हो जो घर के पास नौकरी मिल जाए, या स्टेट में मिल जाए, फैमिली के साथ रह सकें, घूम सकें। हम आते हैं थोड़ा एग्ज़ाम के बाद एक प्रोसेस होता है डीवी और मेडिकल का। तो वो हाँ क्या सर। प्रोसेस होता है? उसमें कहाँ प्रॉब्लम आती है? सर अगर आपने डॉक्यूमेंट सही अपलोड किए हैं फॉर्म भरते समय, तो आपको ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि आपको डीबी के समय ये वही डॉक्यूमेंट मांगते हैं जो आपने अपलोड कर रखे हैं। तो मैंने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे तो मेरे सब सही थे। सेंट्रल का कास्ट लगा था। बाकी ये बोलते हैं कि अगर आप मेडिकल करा के आ जाएंगे अपने यहाँ से, सीएमओ से सर्टिफिकेट लेके, तो आपको मेडिकल की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं लेके आते हैं, तो यहाँ पे आपका मेडिकल कराते हैं ये लोग। मेडिकल में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। ज़्यादा दिक्कत वही है, क्या नाम है, डॉक्यूमेंट में। अगर डॉक्यूमेंट आपके ठीक है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है।
ज्वाइनिंग आराम से हो जाएगी। ये मेडिकल नॉर्मल होता है, बहुत हार्ड मेडिकल हाँ सर। रेलवे की तरह नहीं होता सर, जैसे रेलवे में नहीं नहीं साइको सर। वगैरह बहुत हार्ड होते हैं। हाँ सर, यहाँ पे मेडिकल एकदम नॉर्मल है। अगर आप फिट हैं तो आप समझ लीजिए हो जाएगा। तो 2023 में नौकरी मिलने के पहले और नौकरी मिलने के बाद सुभाष पटेल में क्या परिवर्तन आया? पहले सुभाष पटेल कैसे थे, अब कैसे हैं? सर नौकरी मिलने के बाद अब क्या ही बताएं कैसी खुशी होती है। अब उसको बताया भी नहीं जा सकता। पहले तो बेरोजगार की तरह घूमते थे। वही रूटीन था, कोचिंग जाना, आना, खाना, पढ़ना, सोना, वही था। अब तो यहाँ आके रूटीन बदल गया है। पूरी रूटीन के साथ पूरी जिंदगी बदल गई है। भाई अब सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो चुके हैं, पहले आप नॉर्मल से लड़के थे, तो आस पड़ोस वालों का क्या भौकाल क्या रहता है, कुछ पूछते उछते हैं बाबा कितना कमाता है? सर गांव में अब जैसे है, मेरे सब यार दोस्त हैं, थोड़ा माहौल तो पहले से चेंज ही हो गया है। पहले था कि थोड़ा लोग लाइटली लेते थे, अब वैसा नहीं लेते हैं। अब पूछते अब होंगे। लोग हाँ सर, अब घर पे जाए तो थोड़ा और सामान मिलता है। भोकाल यूपी में जिसे भोकाल कहा जाता है, भोकाल हाँ टाइट सर, हो जैसे जाता है। यूपी में बता दो। हाँ हाँ सर। तो साइड से जो आपका रेसिडेंस है, जहां पर रहते हैं, साइड से कितनी दूर पे हाँ सर। मिलता है? सरकारी मिलता है या प्राइवेट रहना पड़ता है? नहीं सर, हमको हमारा साइड जहाँ मैं हूँ यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। हम्म। अगर साइड के पास कोई रेजिडेंस है तो वहाँ पे गवर्नमेंट हायर कर लेती है। अगर नहीं है तो जहाँ पे सब रहते हैं तो वहीं पे आपको वो रहती है, गाड़ी आती है आपको ले जाने के लिए, ले आने के लिए। और यानी कि गवर्नमेंट ट्रेवल सर्विस अच्छा है। एक्सपेंस और रेसिडेंस का सरकार ही हाँ देती है? दोनों। हाँ सर, सरकार भी देती है। या सर डीए, आपको ऊपर से डीए और टीए, ये यही बोला जाता है ना इसको, डोमेस्टिक अलाउंस और हाँ सर। ट्रेवलिंग अलाउंस, ये हाँ सर। एनएचपीसी की तरफ से ये रहता है। हाँ सर, ये गवर्नमेंट की गाड़ियां हैं, वो चलती रहती हैं। आपको ड्यूटी टाइम से जाना है, ड्यूटी टाइम से ड्यूटी आना है। बस यही रहता है कभी कभार कि आप थोड़ा लेट हो गए या थोड़ा पहले हो गए तो थोड़ा देर गाड़ियों के बाहर खड़े के रूम से वेट करना पड़ता है। हम्म, चलिए वो तो ठीक है। और इसके अलावा तैयारी, जैसे आप सेंट्रल के से निकल कर आप स्टेट में आना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कितने घंटे पढ़ाई का टाइम आपको मिल जा रहा है इस समय? सर अगर कोई पढ़ना चाहे तो आराम से 5 घंटे 6 घंटे आराम से पढ़ सकता है डेली। डेली आराम एकदम से पाँच? नॉर्मल। हाँ नॉर्मल सर से। मेरी ड्यूटी रहती है 9:30 बजे से। तो हम्म। मैं 8:45 या 8:30 से अगर रेडी होना चाहूँ शुरू करता हूँ, तब भी मैं 9:15 बजे तक रेडी हो जाता हूँ। फिर 5-10 मिनट में ब्रेकफास्ट मेस में करके, हमारा ऑफिस यहाँ सर 1 किलोमीटर दूर होगा, हम्म। तो ड्यूटी पहुंच जाता हूँ। फिर शाम को जब 5 बजे आता हूँ तो सर कोई ड्यूटी से आके तुरंत पढ़ाई करता नहीं है। आदमी आएगा, आराम से कुछ देर टेस्ट करेगा। इसके बाद आप जाएंगे तो 6:30 बजे के आसपास शुरू करेंगे, तब भी 9 बजे तक तो कुछ पढ़ ही लेंगे। फिर खाना खा के आप रात में कुछ समय तक पढ़ सकते हैं। फिर तो आप वही से। लाइव क्लासेस वर्सेस रिकॉर्डेड क्लासेस, कौन सी क्लास पढ़नी चाहिए? नहीं सर, अगर बच्चे एफर्ट कर पा रहे हैं तो उनको पहले ऑफलाइन क्लास करनी चाहिए हमारे हिसाब से। हम्म। और अगर ऑनलाइन करनी है तो लाइव क्लास ले लें, रिकॉर्डेड नहीं लें। क्योंकि सर रिकॉर्डेड में आप कंटिन्यूटी नहीं बना पाते हैं। नहीं तो जैसे और एनएचपीसी आपके का पास फॉर्म फिल हो रहा है, और इस समय तो लाइव हाँ सिलेबस कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, तो इसमें तो एक ही उपाय बचा ना कि रिकॉर्डेड हाँ हम ले लें। हाँ सर। हाँ, ये अगर सर आपको तुरंत इसके एनएचपीसी के लिए तुरंत आपको सिलेबस कंप्लीट करना है तो सर आपको रिकॉर्डेड ही करना पड़ेगा। और अगर आप पहली बार तैयारी अभी शुरू ही कर रहे हैं तो आप लाइव क्लास ही लीजिए, और जहां तक हो पाए आप ऑफलाइन क्लास लीजिए। नए वाले बच्चे जो हैं, उन्हें क्या सलाह देंगे कि ब्रदर ये चीजें मत करना, ये चीजें मत करना, ये तैयारी में आपको कहीं काम नहीं देने वाली है, फालतू टाइम वेस्ट होगा, तो ऐसी क्या चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए? सर अब इस बारे में मैं क्या बोलूं सर, अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। अब लोग कुछ लोग हैंडल कर लेते हैं कोई भी काम करते हुए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आप कुछ भी करें, आपकी पहली प्राथमिकता पढ़ाई होनी चाहिए। आप अपना सारा समय पढ़ाई में अगर देंगे तो मैं मानता हूं कि आप साइड में कुछ भी कर रहे हैं तो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप
पढ़ाई के साथ-साथ कुछ और करना चाह रहे हैं और पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, फिर तो गलत है। एनएचपीसी में आप जितने जॉइनिंग लेने के लिए कोई अलग से फार्मूला होता है क्या कि इस फार्मूला को पकड़ लिया जाए तो सिलेक्शन हो जाएगा? सर मेरे हिसाब से तो क्योंकि मैं जब 2 बार इसका पेपर दे दिया हूँ, मेरा नॉन-टेक में टेक्निकल में सर उतने ही नंबर आए, 104 ये थे दोनों बार। हुँ। लेकिन इस बार सेकंड बार तक मेरा नॉन-टेक में कितने 60 में लगभग 44 नंबर आ गए थे, तो सिलेक्शन हो गया था। और सर नॉन-टेक एकदम ईज़ी आता है, 30 रीजनिंग आएगी और 30 जीएस आएगी। अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया, तो अगर 40 प्लस आ गए, तो आप समझ लीजिए 80% आपका सिलेक्शन हो गया है, अगर आपने टेक्निकल थोड़ा अच्छा पढ़ रखा है तो। नहीं, दोनों बैलेंस करके चलना पड़ेगा क्योंकि 60 नंबर का ही हाँ, आता है वही है। और लगभग ढाई हाँ, गुना 140 नंबर के ढाई गुना से थोड़ा कम है, 110 ढाई गुना, तो हाँ सर। लगभग उतना 44 में आ रहा है तो 130 40 उसमें आना चाहिए। हाँ सर। नए सर वाले बच्चों को जो है उनको एक संदेश दीजिए कि ब्रदर एनएसपीसी में सिलेक्शन लेना है तो ये चीजें करो। सर अगर इसमें एनएचपीसी में जिसको आना है, उसके लिए सबसे अच्छा ये है कि अभी तो फॉर्म ही फिलअप चल रहे हैं, उसके पास लगभग 2 महीने का टाइम है। अगर उसे उसकी कोचिंग खत्म हो गई है, तो वो अपने नोट्स को कई बार रिवीजन करे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करे और रिसर्च रीजनिंग जितनी प्रैक्टिस कर पाए अच्छे से कर ले, क्योंकि 30 क्वेश्चन आएँगे तो चांस ये रहता है कि आप 30 में 30 सही कर ले जाएँगे, क्योंकि ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं होता है रीजनिंग का। लेकिन जीएस का लेवल जो 30 होता है, सर 30 से अच्छे लेवल का आएँगे जीएस। तो अगर आप नाटक जीएस का अच्छा कमांड कर ले जाएँगे और टेक्निकल का अपने नोट्स से जहाँ से भी पढ़े हों आप, अगर अच्छे से रिवीजन करके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया है, तो आप 90% मान के चलिए आपका सिलेक्शन हो गया है। आपके परफॉर्मेंस के ऊपर है, आपने एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्मेंस किया है, उसके ऊपर है सिलेक्शन। सर जी बहुत अच्छी चीजें आपने थोड़ी बहुत अच्छी-अच्छी चीजें बताई, छोटी-छोटी चीजें हैं, अगर बच्चे ये फॉलो कर लेते हैं कि क्या-क्या करें, कैसे-कैसे करें, तो उनका भी सिलेक्शन आराम से एनएसपीसी में हो जाएगा। और भी कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम जब नेक्स्ट इंटरव्यू लेंगे, अभी बहुत सारे इंटरव्यू एनएसपीसी में आने वाले हैं, उनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। और बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुत कीमती समय दिया है और इसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू सुभाष जी। और आप लोग कमेंट थैंक करके यू। बताइएगा कि सुभाष जी के द्वारा दिया गया कौन-सा सेंटेंस आप लोगों को बहुत अच्छा लगा और अदर जो हमारे पास स्टूडेंट आने वाले हैं, जो और भी ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, वो उनसे क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, ये 2 चीज़ों पे आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंटरव्यू में। थैंक यू गाइज़।